हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विद संदीप। कल हम लोगों ने देखा था सीमेंट और उसके इंग्रेडिएंट्स। आज हम देखेंगे बोक्स कंपाउंड। व्हाट इज़ बोक्स कंपाउंड? व्हेन ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर intergrinded and burnt, they fuse with each other and leads to the formation of complex chemical compound termed as box compounds। जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने कल देखा था, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, एल्कलीज, जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में इंटरग्राइंड करते हैं, बंड करते हैं और फ्यूज़ करते हैं, तो उससे एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम होता है बोक्स कंपाउंड। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बोक्स ने, इसलिए इसका नाम पड़ा बोक्स कंपाउंड। अब इंटरग्राइंडेड का मतलब होता है ग्राइंडिंग करना, पीसना, बर्न, गरम करना। फ्यूज़ मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक कर देना, उसको कहते हैं फ्यूज़। अच्छी तरह से उसको मिला देना, राख के फॉर्म में हो जाए, वो छोटा सा एक पाउडर फॉर्म में हो जाए, उसको बोलते हैं फ्यूज़। तो बोक्स कंपाउंड होता क्या है? जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिला देते हैं, उससे एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसी का नाम बोक्स कंपाउंड होता है। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बोक्स ने, इसलिए इसका नाम पड़ा बोक्स कंपाउंड। अब आगे देखते हैं, विच इन एक्चुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। बोक्स कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट के लिए। जितनी बस सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो वो बोक्स कंपाउंड से ही आती हैं। जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं, उसके बाद ही बोक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, और यही सारे जो बोक्स कंपाउंड हैं यही प्रॉपर्टीज़ देते हैं हमारे सीमेंट को। तो कितने बोक्स कंपाउंड कौन कौन से हैं देखते हैं। बोक्स कंपाउंड्स एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। तो 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका केमिकल फार्मूला है 3CaO Al2O3, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल होता है C3A, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और इसकी क्वांटिटी होती है 4 to 14%, और इसको सी लाइट बोला जाता है। ली चैटेलियर्स ने इसको सी लाइट बोला है। नेक्स्ट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनोफेराइड, नेक्स्ट बॉक्स कंपाउंड यानी कि सेकंड है मेरा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, जिसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है 4CaO Al2O3 Fe2O3 और C4AF, 10 to 18%। इसको बोला जाता है फेलाइट। एग्ज़ाम में जनरली ये पूछ लिया जाता है कि फेलाइट कौन सा होता है, सी लाइट कौन सा होता है। थर्ड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, केमिकल फार्मूला C3S, 45 to 65% क्वांटिटी, इसको बोलते हैं एलाइट। और फोर्थ है डाई कैल्शियम सिलिकेट, केमिकल फार्मूला C2S, 15 to 35% क्वांटिटी, और इसको बोला जाता है बीलाइट। तो ए लाइट, बी लाइट, सी लाइट एंड फेलाइट, ये 4 कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला बॉक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विथ इन 24 ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। जब भी हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ये रिएक्शन डेवलप कर देता है। जब भी हम कोई भी चीज़ को वाटर से कांटेक्ट मिलाएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रोसेस वो होती है जब हम किसी भी चीज़ को पानी से रिएक्ट कराएंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स विथ इन 24 hours of addition of water into the cement. It is responsible for flash setting of cement and also leads to volume changes in it. Thereby is responsible for development of cracks in it. ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग के लिए। फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है इंस्टेंट सेटिंग, इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग, जो कि प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना में होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्योंकि इसमें एल्यूमिना पाया जाता है, और हमने कल भी देखा था कि एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। तो आज आपको सारे फंक्शन समझ में आएंगे, जो भी हमने कल डिस्कस किया था उनके सारे फंक्शंस आपको आज समझ में आएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग के लिए। फ्लैश सेटिंग का मतलब होता है इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग, और ये केवल और केवल एल्यूमिना की वजह से होता है। जहाँ पे भी एल्यूमिना पाया जाता है वहाँ पे फ्लैश सेटिंग हो जाएगी।
इसमें बहुत जल्दी से सेटिंग होती है, इसलिए इसमें वॉल्यूम चेंजेस भी होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैक्स डेवलपमेंट करवाने के लिए। इसलिए इसको हम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है विच कंपाउंड्स इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, सो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फ़र। ये रेजिस्टेंस कम कर देता है अटैक ऑफ सल्फ़र का, सीमेंट पे जो अटैक होता है सल्फ़र का वो रेजिस्टेंस कम कर देता है। नोट में देख लीजिए, लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, फ्लैश सेटिंग मीन्स इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनाइज सीमेंट, जो कि हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। पहला पॉइंट, इट आल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट, इनटू द सेटिंग ऑफ सीमेंट, यहाँ पे सीमेंट हटा दीजिएगा। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है 24 आवर्स में ही हाइड्रेशन दे देता है। जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट आल्सो हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑब्जर्व टू हैव वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी एमंग्स ऑल दी बोक्स कंपाउंड्स। इसका हमारे इंजीनियरिंग में कोई रोल नहीं होता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट अगर अवेलेबल नहीं है तब भी काम चल जाता है, और अगर अवेलेबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी प्रॉपर्टी सीमेंट के लिए इम्पार्ट नहीं करता है। इसलिए इसको बोल दिए वर्स्ट इंजीनियरिंग सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है विच कंपाउंड्स हैव वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, तो आंसर होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। थर्ड पॉइंट, इट आल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। ये भी रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फ़र। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों से कंपेयर करें, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है सल्फ़र के लिए एज़ कंपेरिजन टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। उसका रीज़न है कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस दे पाता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फ़र। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ नो इंजीनियरिंग यूज़ एज इट डज़ नॉट इम्पार्ट एनी प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। हमने अभी समझाया आपको कि ये ऐसा कंपाउंड है जो अगर अवेलेबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका कोई भी रोल नहीं होता हमारे सीमेंट में प्रॉपर्टी इम्पार्ट करने के लिए। अब नोट में दिया है रेट ऑफ हाइड्रेशन, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के। दोनों ही रिएक्ट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन दे देते हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा होती है C4AF की। ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर दोनों की बात करें, 4 ऑप्शन दे देगा और चारों ऑप्शन में से ये पूछ लेगा कि विच कंपाउंड्स हैज़ मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो उसका आंसर होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। फिर सेकंड नोट, अटैक ऑफ सल्फर ऑन C4AF इज कंपेरेटिवली लेस देन C3A ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज़ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, अब ये भी हमने डिस्कस कर चुका है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स क्यों है, क्योंकि ये वॉल्यूम चेंजेस करा देता है, फ्लैश सेटिंग इम्पार्ट करता है, फ्लैश सेटिंग की वजह से वॉल्यूम चेंजेस होगा, और वॉल्यूम चेंजेस होगा तो उसमें क्रैक्स डेवलपमेंट हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज़ अ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। थर्ड हमारा बॉक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में पहला पॉइंट है इट अंडर गोज हाइड्रेशन विथ इन अ वीक और 2 आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट। इसकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की जो हाइड्रेशन होती है वो 1 से 2 सप्ताह के बीच में हो जाती है। हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है जल्दी स्ट्रेंथ देने के लिए। अब जल्दी स्ट्रेंथ क्यों आती है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि C3S इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सिलिका, और सिलिका हमने डिस्कस किया था, कैल्शियम और सिलिका दोनों पाया जाता है, यानी कि लाइम और सिलिका दोनों इम्पार्ट करते हैं स्ट्रेंथ। तो इसमें सारे बॉक्स कंपाउंड्स में
सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, जो कि 45 to 65% है। इसलिए ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। और किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर हमको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेंथ की, तो वहाँ पे हम ये कंपाउंड मिला देंगे। सो नोट में दिया है, इफ़ इन एनी कंस्ट्रक्शन अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, प्रपोर्शन ऑफ C3S इज इंक्रीज्ड एज इन। हम देख लेते हैं, जैसे पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, अगर आपको रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है, जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे दो तरह के पेवमेंट होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट और एक रिजिड पेवमेंट। तो हम बात कर रहे हैं रिजिड पेवमेंट की। रिजिड पेवमेंट में जब हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो अगर वहाँ पे हमको मेंटेनेंस कराना है या रोड वर्क कराना है, तो वहाँ हमको बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ती है कि रोड बन जाए, क्योंकि जाम लग जाएगा और जाम ना हो, जल्दी हमको सर्विस चाहिए होती है। इसलिए हम वहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का प्रपोर्शन बढ़ा देते हैं और जल्दी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। और सेकंड एग्जांपल, जैसे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमको माउल्ड है, माउल्ड से जल्दी से हमको कोई सी भी शेप देनी है, जैसे रेलवे में हो गया, स्लीपर हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, वहाँ पे हमको जो माउल्ड होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है और उसकी वजह से हमको जल्दी वर्क करना पड़ता है। कम टाइम में हमको ज़्यादा स्लीपर बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोल्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए वहाँ पे हम यूज़ कर लिए। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जैसे जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, जहाँ पे भी मौसम ठंडा होता है, वहाँ पे हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि जो हाइड्रेशन होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और अगर टेम्परेचर कम है तो हाइड्रेशन की जो रेट होगी वो बहुत कम होगी, हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, और जब हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेंथ जल्दी गेन नहीं करेगा स्ट्रक्चर। इसलिए हम वहाँ पे भी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यूज़ करते हैं जहाँ पे कोल्ड वेदरिंग होती है। फोर्थ एग्जांपल, वेयर फॉर्म वर्क इज़ टू बी यूज फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हमने प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की बात की। फैब्रिकेशन मतलब निर्माण करना, यानी कि प्री फैब्रिकेशन, पहले से ही हम निर्माण कर लें, पहले से ही कंस्ट्रक्ट कर लें और फिर साइट में जाके असेंबल कर देना, उसको बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। और फॉर्म वर्क के लिए अगर बात करें तो जैसे स्लैब ढालनी है, हमको स्लैब कास्ट करनी है, तो पहली स्लैब के लिए टाइम लगेगा, लगभग 2 सप्ताह लगता है। 2 सप्ताह क्यों लगता है टाइम? क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 2 वीक तक अपनी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करती रहती है, इसलिए जो फॉर्म वर्क होता है कम से कम उसको 2 सप्ताह के लिए आपको रखना ही पड़ेगा। जब आपको नेक्स्ट दूसरी स्लैब ढालनी है सेकंड फ्लोर में, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जहाँ पे भी जल्दी रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेंथ की, वहाँ पे हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्जर्व टू हैव अ बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी एमंग ऑल द बॉक्स कंपाउंड। सही है, क्योंकि बॉक्स ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, 45 to 65% हम लोग ने देखा है, इसलिए ये सबसे अच्छा सीमेंट प्रॉपर्टी देता है, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स कंपाउंड्स। जितने बस बॉक्स कंपाउंड हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज़ द बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कंपाउंड हैज़ बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, आंसर होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट, इट आल्सो इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रस्ट एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फ्रस्ट एक्शन? फ्रस्ट एक्शन रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीज का मतलब होता है ठंडा होना और थॉइंग का मतलब होता है पिघलना। तो जहाँ पे भी फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट बॉक्स कंपाउंड्स इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ ईयर और सो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। डाई कैल्शियम सिलिकेट की हाइड्रेशन 1 साल लगभग चलती है, 1 साल से ज़्यादा भी होती है। ये हाइड्रेशन चलती रहती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इन द सीमेंट। डेवलपमेंट ऑफ अल्टीमेट यानी कि जो बाद में स्ट्रेंथ दे, और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सालों तक चलती रहती है, कई सालों तक चलती है, मैनी ईयर्स, इसलिए इसको बोल दिए प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, विच कंपाउंड्स हैज़ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट हैज़ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इट आल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स एंड एसिड्स। क्योंकि ये प्रोसेस कई सालों तक चलती रहती है,
तो इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस चलती ही रहती है, इसलिए ये रेजिस्टेंस भी देता है केमिकल्स और एसिड के लिए। नेक्स्ट, इन एनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, प्रपोर्शन ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इज इंक्रीज्ड। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हमको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम डाई कैल्शियम सिलिकेट का प्रपोर्शन बढ़ा देते हैं। जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए डैम्स हो गया, वियर्स हो गया, बैराज हो गया, ब्रिजेज हो गया, क्योंकि अगर हम डैम्स के लिए अगर मान लीजिए ट्राई कैल्शियम में एल्यूमिनेट यूज़ कर लिए जो कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर इवेपोरेशन हो गया तो वहाँ पे क्रैक्स डेवलपमेंट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वाइट्स बचेंगे। तो इसलिए हम ऐसा कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जो लार्ज मास, जैसे डैम में हो गया ज़्यादा मास ऑफ कंक्रीट लगेगा, इसलिए वहाँ पे हम ऐसे कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती रहती है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट आज यहीं तक करेंगे। अब हम कल देखेंगे कि इसके बाद कल कुछ इंपॉर्टेंट्स और टॉपिक इसी से रिलेटेड बच रहा है, जैसे कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो सबसे पहले हीट जनरेट करेगा चारों में से, और रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और फिर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो थैंक यू गाइज़, और अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।